स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कल आपकी क्लासेस माइक की वजह से नहीं चल पाई थी क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। फिलहाल आज हमने माइक को फिलहाल टेप ऑफ मारकर पूरी तरीके से कंप्लीट अच्छे तरीके से कर दिया है। मुझे आशा है कि अब वॉइस अच्छे तरीके से जा रही होंगी। चलिए आज हम आपको बता दें, आज है बुधवार। अब बुधवार की आपकी हिंदी की क्लासेस चलती हैं। आप परेशान नहीं होंगे, आपकी हिंदी की क्लासेस चलेंगी आज भी। वो है 8 बजे आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी। फिलहाल अभी हम आपको जो विद्युत विभव तथा धारिता जो कल हम आपको पढ़ाने वाले थे चैप्टर 2 फिजिक्स का, वो आज हम आपको करा दे रहे हैं। संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। टॉपर बैच के अंतर्गत हम देख रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। महत्वपूर्ण नियम हम देखेंगे, महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण PYQ जो पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है वो सब हम देखेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा भी देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले यही है, जो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा और परिभाषा बहुत ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए टॉपर बैच हमने स्टार्ट किया है, यूं ही स्टार्ट नहीं किए दोस्त, हलवा नहीं है, पूरी तरीके से मेहनत करना है। आज 1.5 घंटे लगे या 2 घंटे की क्लासेस हो, पूरी तरीके से डटे रहना है हमें। कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, बैठ जाइए और मन लगाकर फोकस के साथ पढ़ाई करिए। देखिए चैप्टर 2 है विद्युत विभव, जिसे हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता कहते हैं। चलिए तो सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हमें विद्युत विभव को परिभाषा देना है, फिर विभवांतर को भी। चलिए तो सबसे पहले हम विद्युत विभव को जान लेते हैं। विद्युत विभव, अब विद्युत विभव किसे कहते हैं दोस्त, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब ये कहाँ से परिभाषा आया ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए विद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। अब V होता है W/Q, ठीक है ना। W/Q ये विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। मतलब V/W/Q ये फॉर्मूला होता है, जहां W क्या है, W है कार्य और Q क्या है, Q है आवेश। और V क्या है, V है विद्युत, V क्या है विद्युत विभव, V क्या है विद्युत विभव है। तो यहां पे ये हम कह रहे हैं, यदि हम Q के मान को समझिएगा, यदि जो आवेश है, आवेश जो है अगर Q के मान को हम 1 ले लेते, 1 को हम एकांक कह सकते हैं, 1 को हम एकांक या इकाई हम कह सकते हैं। तो यदि Q बराबर 1 हो जाए, तो यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 नीचे का कोई मतलब, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस समय पे जो V होगा वो W के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो V होगा, V मतलब विभव जो होगा, V होगा वो W के, W मतलब कार्य के बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहीं से हम परिभाषा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ रहे हैं, एकांक आवेश पर किया गया जो कार्य है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो यही तो परिभाषा है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु बस इतना ही हमें आंसर, इतना ही हमें परिभाषा नहीं करना है, क्योंकि हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बात सही है, परंतु एकांक आवेश पर हम कौन सा कार्य कर रहे हैं ये तो बताइए। तो वो कार्य कौन सा कर रहे हैं तो समझिएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये समझिएगा एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र E है। अब इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, ये एकांक धन आवेश है। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है। दिखाई दे रहा होगा आपको, पता नहीं दिखाई दे या ना दे। चलिए हम यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं, या छोटा सा ही हम बना दे रहे हैं यहाँ पे फिगर। ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र E है। और यहाँ पे एक हमारे पास एकांक धन आवेश है। धन आवेश का मतलब एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो मैं नाम लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है, एकांक
धन आवेश है। तो ये एकांक धन आवेश कहां पर है? तो ये अनंत पर है। कहां पर है जी? अनंत पर है। तो हम ये कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया हम क्या कह रहे हैं? समझिएगा, हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। वही तो बात हमने कहा कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य किस प्रकार का कार्य हो रहा है कि एकांक आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ला रहे हैं, और इसको लाने में जो किया गया कार्य है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो वही बात लिखा गया है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसका मोस्टली 2-3 बातें आप याद रख लीजिए। सबसे पहली बात मात्रक, तो मात्रक आप इसका याद रख लीजिएगा। मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। पहला तो एक मात्रक आप याद रख लीजिएगा, वोल्ट एक होता है, और दूसरा हमारा एक याद रखिएगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, तो ये दो आपको सबसे पहले याद रखना है। मात्रक एक होता है वोल्ट, दूसरा होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इतना याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दूसरी बात हो जाएगा राशि। कौन सी राशि होती है? तो ये एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि। ठीक है, तीसरा एक याद रखेंगे बीमा। तो बीमा ये क्या होता है? बीमा इसका है ml2t-3 a-1। तो ये आप याद रखेंगे, बीमा क्या होता है? ml2t-3 a-1, ये इसका बीमीय सूत्र है। तो मैं आशा करता हूं मात्रक राशि बीमीय सूत्र याद हो गया होगा। ये हमने नीचे इसलिए लिखा ना क्योंकि जो विद्युत विभव का जो यहाँ पे मात्रक राशि बीमीय सूत्र है, यही विभवांतर के लिए भी मात्रक राशि बीमीय सूत्र होता है। तो दोनों का सेम ही होता है, इसलिए हमने दोनों के जगह पर लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं विभवांतर पर, समझ लेते हैं विभवांतर क्या होता है दोस्त। तो इसको हम समझा देते हैं पहले, तब हम आपको बताएंगे। ये सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, ये एक विद्युत क्षेत्र हमारा है जिसको हम ई कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है। ये क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एकांक धन आवेश है। थोड़ा सा राइटिंग पे मेरा ध्यान ना देकर आप समझने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको समझ में आ जाए वीडियो देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो एकांक धन आवेश है ये कहाँ पर है? तो ये अनंत पर है, अनंत पर है दोस्त, ये आप याद रखेंगे। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, एक ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। तो हम ये कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो कार्य विभवांतर कहलाता है। और यही बात लिखा गया है, एकांक आवेश को अनंत से, ध्यान से समझेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि विभवांतर भी आपको समझ में आ गई होंगी, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इतना ही आपको याद रख लेना है। विभवांतर का एक तो ये विभवांतर की जगह पर भी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। अब विभवांतर का एक और फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर याद कर ही रहे हैं तो, जो है V = VA - VB, ठीक है ना। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ए बिंदु पर जो विभव होगा, बी बिंदु पर जो विभव होगा, इन दोनों का जो अंतर हम कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, तो ये हमारा विभवांतर निकल जाएगा। तो इसका भी परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक राशि विमीय सूत्र याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता
कि आपको वॉइस अच्छे तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है, पर जो भी हो मुझे पूरा विश्वास है अच्छे तरीके से जाने चाहिए। अगर जा रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी जाएगी ना तो भी मैं वीडियो ये अपलोड करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आज 1.5-2 घंटे की क्लासेज होंगी, पर मुझे विश्वास है कि आपकी दुआएं प्रार्थनाएं रहेंगी और शायद ईश्वर अल्लाह चाहेंगे तो अच्छे तरीके से वीडियो में बनेगा भी और आपके पास पहुंचेगा भी। आप इसका बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। मेहनत लगते हैं ना दोस्त, इसलिए कभी कभी डर भी लगता है, पता नहीं बन रहे हैं तो अच्छे तरीके से वॉइस आ रहा है या नहीं, बट अच्छा आ रहा होगा, आशा करते हैं हम, ठीक है। अगला आता है संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको कभी कभी संधारित्र कहेगा या कभी कभी संधारित्र का सिद्धांत कह के भी पूछ लेता है। तो संधारित्र क्या होता है तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब यंत्र है या मशीन है, ठीक है, जिसके आकार और आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है। मेन बात है संधारित्र का मतलब है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं संधारित्र की सहायता से। कैसे बढ़ाते हैं समझिएगा। जैसे वैज्ञानिकों ने 2 प्रयोग किया, दोनों प्रयोगों को आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट प्रयोग इन्होंने ये किया है, 2 एक समांतर इस तरीके से प्लेट इन्होंने लिया, एक ये हमारा प्लेट हो गया इसके जस्ट ऐसा ही प्लेट एक और इन्होंने ले लिया, देख सकते हैं ये 2 इन्होंने प्लेट लिया, एक हमारा ये फर्स्ट प्लेट है, ये हमारा सेकेंड प्लेट है, 2 प्लेट हो गया। अब होता यह है इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब प्लेट ए पर, प्लेट फर्स्ट पर हम क्या कर देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसके पास जस्ट ये दूसरा हमारा प्लेट है, इसके विपरीत साइड ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ से किस तरीके से, ये इस प्लेट के बहुत ही पास ये प्लेट है, इसी के कारण ना यहाँ से इस पर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हैं ना, फर्स्ट प्लेट के पास ये दूसरा प्लेट, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये धनात्मक आवेश है। तो हम क्या पढ़े हुए हैं, आगे अब चल के पढ़ेंगे कि अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण, एक तो स्वयं से प्रेरित हो जाता है, एक अन्य किसी से प्रेरित होकर। तो होता यह है यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत यहाँ से होता यह है ना, अगर ना आपको मालूम चले तो मैं बता दूं, यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसी विद्युत बल रेखाओं के कारण ही यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, इसकी इस साइड, प्लेट की इस साइड ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है और प्लेट के दूसरी साइड जस्ट विपरीत आवेश मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो होता ये है दोस्त कि ये एक यंत्र हमारा बना, इसमें ये अलग बात हो जाता है, ये बात हो जाता है कि जब हम इन दोनों प्लेटों पर, मतलब इस प्लेट पर धनात्मक आवेश देते हैं तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम आवेश इसमें दे रहे हैं, बट एक समय आता है ना जब ये आवेश लेना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी चीज़ है तो उसके पास एक कैपेसिटी, एक क्षमता है कि हम इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। वैसे ही इस प्लेट की भी, इन दोनों धातु की प्लेट की भी एक क्षमता है कि हम 100 वोल्ट तक हम आवेश, 100 कूलाम आवेश लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर हम भेजेंगे तो ये फैल जाएंगे और ये ले नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज़ की एक क्षमता होती है। तो इसकी एक क्या थी, एक क्षमता थी कि धारिता, मतलब आवेश को हम इतना ही ले सकते हैं, ठीक है, मतलब धारिता की एक कैपेसिटी थी इसमें कि इतना ही हम धारिता इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं आवेश को। परंतु वैज्ञानिकों ने ये तो पहला इसका प्रयोग किया, फिर वैज्ञानिकों ने इसी यंत्र को सुधार कर अब दूसरा एक और प्रयोग किया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो परेशान नहीं होंगे, हम आपको अंत में और बता देंगे। अंत में कुछ चीजें होती है शुरू में ना समझ में आकर बीच में समझ में आती है, कोई बाद में समझ में आती है, समझिएगा पहले। बस इतने ये जानना है कि इसमें जब हम आवेश दे रहे हैं ना तो इसमें एक समय तक ही आवेश ले रहा है, उसके बाद ये लेना बंद कर दे रहा है, क्योंकि एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है कि इतना ही आवेश ये ले पाएगा। परंतु वैज्ञानिकों को चाहिए एक ऐसा यंत्र जो कितना भी आवेश ले सके। तो उन्होंने फिर से एक और यंत्र इसी प्रकार बनाया, उन्होंने एक और यंत्र बनाया इसी प्रकार। ठीक जैसा इन्होंने ये प्लेट लिया था ना, ठीक ऐसा ही प्लेट फिर से इन्होंने लिया, ठीक है, ठीक ऐसा ही प्लेट इन्होंने लिया
और इन दोनों की ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। ठीक ऐसा ही इन्होंने प्लेट लिया और इन दोनों के बीच की दूरी भी इन्होंने डी ही रखा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी रखा और इस पर फिर से इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से ये प्लस क्यू आवेश दिया। तो जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिए तो जाहिर सी बात है इसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए। जस्ट इसके पास विद्युत फ्लक्स के कारण इस प्लेट के पास ये प्लेट है, इसीलिए इसके इस साइड पर ऋणात्मक आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और इसके जस्ट विपरीत ओर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम आवेश इसमें देते जा रहे हैं, एक समय आएगा जब ये भी आवेश लेना बंद कर देगा। परंतु वैज्ञानिक इसमें अलग क्या करते हैं, इससे कुछ अलग इसमें ये करते हैं कि इस वाले प्लेट को ना, इस वाले प्लेट में एक इसको क्या करते हैं, एक तार की सहायता से इसको पृथक्कृत कर देते हैं। पृथक्कृत मतलब समझ रहे हैं ना, इसको धरती से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, धरती में एक तार से धरती को जोड़ देते हैं। और हम जानते हैं पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। और जहाँ विभव क्या होता है, शून्य होता है, इसका मतलब इधर से आवेश जाएगा ना तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब वैज्ञानिक इसमें कितना भी इसमें आवेश दे सकते हैं, इसकी जलने की मतलब वो नहीं है, चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पृथक्कृत कर दिया। ये मान लेते हैं 100 वोल्ट तक इसकी क्षमता है, 100 वोल्ट से अधिक होगा तो वो धरती में चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विभव क्या है, शून्य है। तो समझ रहे हैं। तो संधारित्र क्या है, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, कैपेसिटर है जो क्या करता है, कोई भी यंत्र को जलने से बचाता है। जैसे इसमें एक क्षमता था 100 वोल्ट लेगा, उससे अधिक लेगा तो ये खराब हो सकते हैं, परंतु इसमें क्या है, कितना भी आवेश हम दे दें खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने धरती से जोड़ दिया है। तो यही बात है, हमने क्या किया, क्या कहा, हमने कहा ना कि संधारित्र एक संधारित्र, अब इसको उन्होंने नाम दिया संधारित्र। तो कहा संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था का मतलब जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए। जैसे यहाँ पे जो हमने प्लेट का आकार आकृति लिया था, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी लिया है। तो संधारित्र एक क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए हम क्या करते हैं, उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। उसकी धारिता मतलब उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, धारिता ही सी है। तो वही लिखा गया, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, पृथक्कृत कर धरती के साथ जोड़कर। तो केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, ऐसा होता है, परिभाषित कीजिए तथा इसकी मात्रक लिखिए। चलिए, तो विद्युत धारिता यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आ गया। अब विद्युत धारिता क्या होता है दोस्त, याद है आपको? याद तो होने ही चाहिए। विद्युत धारिता को हम किससे दर्शाते हैं, विद्युत धारिता को हम C से दर्शाते हैं। C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू W/Q होता है ना। C इक्वल टू धारिता आवेश को उस मात्रा के बराबर जो उसके भी ना, ये नहीं होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। क्या, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है ना। देखिए, जहाँ C क्या है, C है धारिता। बात को समझिएगा, परिभाषा हम कैसे करेंगे। ये Q क्या है, आवेश है। परिभाषा कहीं से आया नहीं है, परिभाषा यहीं से बनता है। ये विभव क्या है, V क्या है, विभव है। यहाँ पे समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, यदि ये विभव है विभव भी है, इसके मान को हम 1 लिख लेते हैं, 1 वोल्ट। मतलब V के मान को अगर हम 1 वोल्ट ले लें, 1 वोल्ट का मतलब क्या है, इकाई। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, एकांक हम कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं ना, 1 को जी। तो हम ये कह रहे हैं, यदि V का मान 1 वोल्ट हो तो उस समय पे जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो C होगा, C मतलब उस समय पर जो धारिता होगा वो Q आवेश के बराबर हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा।
अरे भैया भी के जगह पर अगर 1 होगा तो उस समय पर सी क्यू के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 1/1 का मतलब क्या है? 1 ही तो है, क्योंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वही बात है। तो इस तरीके से हम परिभाषा क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ना परिभाषा कि कोई भी चालक तार है, ध्यान से समझेंगे, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता, ध्यान से समझेंगे परिभाषा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हम कह रहेंगे किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? यही परिभाषा कहेंगे आप। किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। समझ के? यही बात हमने लिखा है, परिभाषा ऐसे ही याद करते हैं। किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बताइए, यही से तो हमने बोला ना। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए, पीछे जाकर आप एक बार पीछे कर लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त? मान लेते हैं ये एक चालक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। मान लेते हैं ये एक चालक है, इस चालक पर हमने आवेश दिया है, मान लेते हैं ये एक चालक है, इस चालक का विभव है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट इसका विभव है, ठीक है ना? 15 वोल्ट विभव है। हमें इसको क्या करना है? हमें इसको 15 वोल्ट है ना, इसको हमें अब 16 वोल्ट करना है। इस चालक का विभव को हमें 16 वोल्ट करना है। तो 15 से 16 वोल्ट करने के लिए, मतलब 15 से 16 कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना? 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं, 1 ही वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं ना। तो किसी चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए हमें जितने आवेश इसमें प्रवाहित करना पड़ेगा, मतलब जितने आवेश की आवश्यकता होगी, उसी आवेश को ही हम विद्युत धारिता कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सिर्फ 15 से 16 करने के लिए अगर जितना हम आवेश एक्स्ट्रा देंगे ना, वही आवेश धारिता कहलाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतना काफ़ी है दोस्त, बहुत समझा देते हैं हम। चलिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक एक तो फैराडे होता है, पहला इसका फैराडे याद रख लीजिएगा, दूसरा आप याद रख लीजिएगा कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। राशि अदिश, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इतना आप याद रखेंगे ना, बेटर है जी, ठीक है। चलिए, इसका एक और चीज याद रखेंगे, बीमा। बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमा आप याद रख लीजिएगा, m-1 L-2 T2 A2, ये इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे, m-1 L-2 T2 A2, ये आप बीमीय सूत्र भी याद रख लीजिएगा। और बीमीय सूत्र एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, सही तो बता रहे हैं ना हम, ठीक है। थोड़ी सी हो सकती है गणना में मिस्टेक भी हो सकता है, बट चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट की सहायता है, साथ ही आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी तो 25 मिनट हो गया ना, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़े। ठीक, एक चीज़ आवश्यक सूचना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, संपूर्ण अध्याय के हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक तो करा ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करा रहे हैं। तो ये हम किसके अंतर्गत करा रहे हैं? टॉपर बैच जो हमने स्टार्ट किया है, टॉपर बैच के अंतर्गत हम आपको पुनः रिवीजन करा रहे हैं तीसरी बार, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। मैं आपको कहूँगा टॉपर बैच से आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है। टॉपर बैच के स्टडी करने के साथ साथ अगर आपको थोड़े से आपके पास पैसे हैं तो टॉपर नोट्स भी आपको लेना आवश्यक है, जिससे आपका जो 85% का सपना है, 90% का सपना है, 95% का सपना है, ये हम साकार कर सके। इसके लिए ज़रूरी है टॉपर नोट्स जो है उसको लेना। तो टॉपर नोट्स किस सब्जेक्ट का मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स की हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिया है, केमिस्ट्री का भी टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिया है,
और हिंदी का भी टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। देखिए टॉपर नोट्स में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में तो और भी अच्छे तरीके से हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें महत्वपूर्ण 200 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, खंडकाव्य, श्लोक, कहानियाँ, जीवन परिचय सब उसमें है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक सब्जेक्ट का लेंगे तो वो 99 रुपए का पड़ेगा आपको। अगर आप तीनों एक साथ लेते हैं तो 300 का तो पड़ रहा है, बट 300 नहीं, आपको 249 में ये आपको तीनों का नोट्स दिया जा रहा है। ये 249 रुपए शायद आज पे करके, आज नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई करके शायद आप अपनी भविष्य को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में आपको ये 249 रुपए आपको कितने लाखों पैसे कमाकर दिला सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप नोट्स लेकर अब मेहनत कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो ये नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का टॉपर नोट्स लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। तुरंत पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा पेमेंट हो चुका है। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट टॉपर नोट्स ले लिए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, वीडियो से भी प्लस नोट्स से भी। नोट्स आपको बताएगा रोड मैप कि इस रोड मैप के तहत आपको पढ़ना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है और एक एक करके अब हम समझेंगे। कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए वैद्युत आवेश कह देता है, कभी कभी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने 2 लाइनें लिखी हैं, उस पर अभी ध्यान न देकर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा समझने पर, ठीक है ना। समझने पर मोस्टली आपको फोकस कर देना है, ठीक है। चलिए एक फिगर हम बना रहे हैं, वो फिगर आप समझ लेंगे तो समझिए सब समझ गए और डेरिवेशन आप कर पाएंगे। तो फिगर पे मोस्टली फोकस कीजिएगा। सपोज डेट एक सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले एक हमने बिंदु आवेश यहाँ पे ले रहे हैं, एक हम यहाँ पे बिंदु आवेश ले रहे हैं। या इस बिंदु आवेश पर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ये एक बिंदु आवेश जो है प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब इस बिंदु आवेश से, यहां पे याद रखेंगे, इस बिंदु आवेश से अब इस बिंदु आवेश से कितने दूरी पर, तो इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, ठीक है ना। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है, ये आप याद रखेंगे। मतलब हमने क्या बताया, माना एक बिंदु आवेश है जो है प्लस Q और बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यही बात यही बात हमने लिखा है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। कोई वीडियो ना हो जिसमें हमें सर्दी ना हो, पता नहीं क्या हो गया है दोस्त। ओहो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, पता नहीं क्यों, मतलब कभी भी वीडियो बनाते हैं ना, सर्दी मुझे हो ही गई है। और मोस्टली पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वीडियो जब हम बनाते हैं तभी जाकर ज़्यादा मुझे सर्दी होती है, छींक आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और
ओह, क्या कर सकते हैं दोस्त, जिस पे अपना कंट्रोल है वो तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, इस पर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अदरवाइज देखूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो एडिट कर देंगे हम इतने दूर का, और नहीं तो आप खुद ही देख ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे दोस्त ही है तो कोई नहीं, आप देख भी सकते हैं। इतना आपको फिगर समझ में आ गया तो अच्छी बात। हमने क्या बताया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे r दूरी पर एक बिंदु p है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। वही लिखा गया है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जहां से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बताइए, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों के बीच में हम दो पॉइंट्स लेंगे, दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना वो dx है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो dx है। और ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए से इस बिंदु ए से x दूरी पर ये बिंदु B है, ये याद रखेंगे। मतलब A से B तक की दूरी क्या है, x है। तो इतनी ही बात आपको याद रखना है। और एक और चीज याद रखेंगे, ये जो बिंदु मतलब जो बिंदु आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत विभव की गणना करना है। इसके लिए इस बिंदु P पर हम एकांक धन आवेश एक हम लेते हैं, एकांक धन आवेश यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये दो लाइन आप लिख ही लेंगे और ये फिगर जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गई होंगी। कहिए तो हम एक बार और भी आपको समझा देते हैं। समझना क्या है, हमने केवल इतना ही कहा, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करना है। उसके लिए हमने क्या किया, दो बिंदु लिया A और B, और यहाँ से A से x दूरी पर ये बिंदु B है और ए बी के बीच की जो अल्प दूरी है वो dx है। और ये जो बिंदु है जहां विद्युत विभव की गणना करना है वहां पर हमने एकांक धन आवेश की गणना कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि ये जो बिंदु है ना, बिंदु B, इस पर विद्युत मतलब इस बिंदु जो ये हमारा जो बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि बिंदु B पर सबसे पहला अब हम यहाँ से गणना स्टार्ट कर रहे हैं। अब विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम गणना करेंगे कि इस बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु, अब क्यों ज्ञात करेंगे वो भी आपको अंत में मालूम चलेगा। बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आवेश प्लस Q है तो Q हमने ले लिया R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमने लिख दिया। Q क्या है, आवेश, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो आवेश हमने लिख दिया। R क्या है, दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये टोटल दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x ही है ना, तो x का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्त, इसको हमने समीकरण फर्स्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्त, अब हम ये करेंगे कि देखिए ये बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। अब हम ये गणना करेंगे कि ये जो एकांक धन आवेश है इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे, ठीक है। क्यों हम गणना करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा, जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा ऐसा हुआ। तो इसके लिए आप टेंशन ना ले, बस इतना समझिएगा। दूसरी हमारा कार्य क्या रहेगा, बिंदु B से A तक लाने में, इस एकांक धन आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना। तो हम लिखेंगे बिंदु, मतलब ऐसे लिखेंगे, एकांक धन आवेश को B से
बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर देखिए कार्य होगा बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए एक छोटी दूरी हम तय कर रहे हैं बी से ए, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना dx है। d मतलब अल्पांश दूरी है, छोटा दूरी है, तो इसके लिए छोटा कार्य भी तो होगा। तो कार्य के लिए हम w लिखेंगे पर इसके आगे d लगा दें। d मतलब छोटे दूरी के लिए छोटा कार्य हो रहे हैं तो dw। अब कार्य बराबर क्या होता है दोस्त, कार्य बराबर हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कार्य की जगह पे देखिए कार्य है तो हमने कार्य यहाँ पे लिख दिया। ये बताइए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था तो उसमें बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल के बराबर होती है। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हमने बात पढ़ा है कि जो F होता है वो E के बराबर होता है। तो इसे बताइए F के जगह पर हम E भी लिख सकते हैं ना, तो E हम लिख दे रहे हैं और D क्या है दूरी है तो दूरी हमने लिख दिया। तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, कार्य बराबर E गुणे D लिख सकते हैं। तो वही हम लिख दे रहे हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, परंतु F के बल के जगह पर हम E लिख सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं रूल्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो E इंटू डी हमने लिख दिया, ठीक है। E इंटू dx लिखेंगे, dx क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी dx है तो dx हमने लिख दिया। आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा सबसे पहली बात कि अल्पांश कार्य हो गया है। अब इसका अगर हम वैल्यू रखते हैं, इसका अगर हम थोड़ा वैल्यू रखकर अगर हम देख लें क्या निकलता है, तो अगर हम इसका वैल्यू रखें तो dw इक्वल टू ये E का वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इंटू dx है तो इंटू हम यहाँ पे dx कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको एक कोष्ठ में हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले ये अल्पांश हमने कार्य भी कंप्लीट कर लिया, ये हमने अल्पांश जो कार्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ज्ञात किया कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे में हमने क्या किया कि एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, ये हमने गणना कर लिया। अब हम कर रहे हैं एक छोटी दूरी हमने किया था, एकांक आवेश को B से A तक ही लाए थे तो उसके लिए कार्य निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एकांक धनावेश को अनंत से हम अनंत से R दूरी तक लाने में, अनंत से यहाँ तक लाने में, अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो जो एकांक धनावेश को अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य की हम गणना करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो कार्य की गणना करेंगे तो अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं तो एक बड़ा कार्य हम कर रहे हैं, बड़ा दूरी के लिए तो हम W लिख देंगे कैपिटल। तो कार्य के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटा कार्य हमने निकाला है ना dw, इसी का हम समाकलन कर देंगे। देखिए छोटे किसी भी चीज का, छोटे कार्य का अगर समाकलन करते हैं तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा, क्योंकि समाकलन का मतलब ही होता है छोटे छोटे का योग। तो इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे कार्य मिलकर और टोटल कार्य निकल जाएंगे। तो हम कहाँ से ला रहे हैं, तो हम इसको अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस कार्य को मतलब एकांक जो आवेश को अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। तो अनंत को इन्फिनाइट को नीचे लिखेंगे और ये लिमिट लगा रहे हैं, कहाँ तक R दूरी तक ला रहे हैं तो R को ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। अब ये हम इतना लिख दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या निकलेगा जी, अगर हम इसका मान रख देते हैं, ये तो इन्फिनाइट हो गया, ये R हो गया, dW का मान हम यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q बाई
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो समाकलन का मतलब ये होता है जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये इतनी बात अगर हम करें ना, इतनी बात ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर ये बाहर निकलते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पे W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या बचा समाकलन, ये अनंत से r हो गया। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिए और ये dx है तो dx हमने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ये निकल गया है। ये क्या है समाकलन अनंत से r ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/x² बचा x स्क्वायर इंटू dx है तो dx हमने लिख दिया। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे समझना है हमें। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हम लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हम लिख देते हैं, इतना लिख दिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर है नीचे है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये जो प्लस में है ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये लिमिट हम लगा देते हैं इन्फिनाइट टू r, ये x के पावर -2 हो जाएगा इंटू dx है तो ये dx हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी चलिए दिखाई तो दे ही रहा है, इतना काफ़ी है। चलिए आगे हम बता दें यहाँ पे ये W = ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इंटू क्यू हो गया और ये हमारा इन्फिनाइट टू r हो गया। और ये देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ समाकलन वाले को। देखिए अगर हम इसका समाकलन करते हैं x के पावर, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम समाकलन करते हैं, मान लेते हैं x के पावर मान लेते हैं n हो, ठीक है, इसका x के पावर n हो, यहाँ पे x के पावर -2 है, एक बात कर रहे हैं कि x पावर n हो और dx के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये जो x है ना, x के पावर n के प्लस में 1 जोड़ देते हैं और फिर से नीचे n+1 कर देते हैं। और ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम नीचे यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है समाकलन का। मतलब क्या है कि जितना n है उसमें 1 जोड़ देंगे और फिर नीचे भी n+1 कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर इसका करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x के पावर -1 अब प्लस -2 है अब +1 कर देंगे, 1 जोड़ दिए और नीचे भी -2 और +1 कर देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। इतनी बात समझ के और यहाँ पे ये अब हट जाएगा और लिमिट लगा देंगे, इन्फिनाइट टू अनंत है तो इन्फिनाइट टू r हम लिख देंगे। ये आप समझ में आया है हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने इतना कर दिया है। जितना होल स्क्वायर होता है ना, इस समाकलन को हटाने के लिए जितना ये -2 है इसमें 1 जोड़ देंगे और फिर -2 में नीचे भी +1 जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद एक और चीज बता रहे हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्या है, यहाँ पे q है तो q हमने लिख दिया। ये बताइए x के पावर -2 और +1, -2 में से 1 चला गया तो x के पावर 1 ही ना बचा, x के पावर -1 बचा तो -1 हमने लिख दिया। अब -2 में से 1 चला गया तो -1 बचा, यही ना बचा, इन्फिनाइट टू r बच गया, यही बचा। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह रहेगा। अब आप कहेंगे सैया क्यों यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, ये हमसे मिस्टेक हुआ है, क्यों माइनस का चिन्ह रहेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं यहाँ पे लिखे एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। मतलब इस एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में हम किया गया कार्य निकाल रहे हैं, मतलब B से A तक ला रहे हैं। तो आप ही सोचिए यहाँ पे ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और ये कौन सा आवेश है, एकांक धन आवेश है।
तो ये बताइए, जब हम इतनी बात जानते हैं धन धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर भगाता है। दूर भगाता है, दोनों दूर हटेंगे, दोनों आवेश, ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को इधर से और पास ही ला रहे हैं, बी से ए तक ला रहे हैं, इधर ही ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी से ए तक ला रहे हैं, मतलब विपरीत हम ला रहे हैं। ये आवेश इधर भेज रहा है, फिर भी हम इधर ही ला रहे हैं। तो ये प्रतिकर्षित करने के लिए प्रतिकर्षण के चिन्ह यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिससे मालूम चले कि जो यहाँ पे बल लग रहा है वो माइनस का बल है, मतलब माइनस तीव्रता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे E अगर माइनस हो गया तो E का वैल्यू जो भी हमने रखा ये माइनस होगा, तो यहाँ पे आगे माइनस होगा। फिर इसका वैल्यू हमने DW का वैल्यू यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, फिर इधर भी माइनस होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, और फिर यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए ना, सभी जगह माइनस माइनस होगा। ये मिस्टेक हुआ था हमसे, चलिए कोई नहीं, माइनस ही था ना, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों माइनस आया, वो भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए W = ये बताइए, इस माइनस से ये एक -1 है, इस माइनस से, बात को समझिए, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। तो अब क्या बचा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनटू ये Q है तो ये Q हमने लिख दिया, और ये x के पावर -1 है, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ये x के पावर -1 है। अच्छा, अभी हमने एक बात बताया कि x के पावर मतलब 1/x के पावर 2 था ना, x के पावर 2 था, तो इसको हम चाहें तो इसको ऊपर हम भेजेंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर हम चाहें इसका जस्ट अपोजिट, तो -2 है तो इसको 1 के नीचे लाएंगे तो प्लस में 2 हो सकता है ना, जस्ट इसके अपोजिट। जैसे नीचे +2 था तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, अब ऊपर -2 है तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही -1 था ऊपर, अब इसको नीचे अगर हम ला दें तो 1/x के पावर 1 ही तो होगा, प्लस में 1 अब हो जाएगा। तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, किसी के घात की संख्या में 1 होता ही है, तो इसीलिए हटा दे रहे हैं। ये इन्फिनाइट टू r है तो ये इन्फिनाइट टू r हमने लिख दिया, बात समझ रहे हैं, तो ये हुआ है। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्य बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये r का हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे ये Q हो जाएगा, अगर r का मान रखे तो 1/r और -1/∞, दोनों का हम अंतर कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं। अब इन्फिनाइट से 1 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल इतना, ये सब टोटल 0 हो गया, तो इसको बात ही खत्म कर देते हैं। बचा क्या, ओनली 1/r बचा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्या निकला, यहाँ से एक चीज़ हमें मिलेगा, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q 1 में गुणा हो गया तो Q, और बाई R हो गया तो R हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा फॉर्मूला निकला है, ये हमारा फॉर्मूला निकला है, और ये हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर अभी क्या निकला है, अभी हमने केवल क्या निकाला है, W मतलब कार्य निकाला है। एकांक आवेश को बिंदु P से मतलब अनंत से R दूरी तक हम ला रहे हैं, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य की गणना किया है। हमें क्या गणना करना था, बिंदु B पर विद्युत विभव की गणना। तो एक चीज हम जानते हैं, एक अब आपका हल हो ही गया है, इतना आप समझ गए ना। एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, हम इतनी बात जानते हैं कि जो कार्य होता है वो विद्युत विभव के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं कि नहीं। अरे अभी ना पढ़ा जाए, V = W/Q, यदि एकांक आवेश हो, यदि Q का मान 1 हो, एकांक हो, तो उस समय पर V जो होगा वो W के बराबर होगा। यही ना हमने पढ़ा था, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव की परिभाषा में हमने बताया था, याद होगा ही। तो इसका मतलब जो W कार्य होता है वो V के बराबर होता है। तो यही बात आप बताइए कि यहाँ पे जो कार्य हमने लिखा है, यहाँ पे जो कार्य हमने निकाला है, इस कार्य की जगह पर W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V भी तो लिख सकते हैं। तो V = हम V लिख देते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो गया।
तो यही जो हमारा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमारा निकला, ये हमारा फॉर्मूला जो निकला, ये फॉर्मूला किसका है दोस्त? यही है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला है V = 1/4πε0 Q/r। यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कर दिया। ये टोटल आपको लिखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन इतना इजी भी नहीं है दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत। अब मेहनत आप कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं जब क्लास 12th में था, मुझे ही कम से कम कितनी बार 5-7 बार समझने के बाद मुझे समझ में आया था, तो आपको एक बार में कैसे समझ में आ पाएगा? हो सकता है थोड़ा मैं अच्छा समझाता हूँगा, शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा अच्छा समझा रहा हूँगा, तो शायद आपको 1 2 बार में 3 बार में तो पूरा अच्छे से आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, नसीब के ऊपर है, देखते हैं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ईश्वर अल्लाह जाने अब क्या होगा, बट अपने तरफ से कोशिश यही है कि माइक ठीक से काम कर दें कि आपकी वीडियो अपलोड हो जाए। क्योंकि कल ऐसा हो गया था कि पूरी तरीके से निराश थे हम और सोच रहे थे पता नहीं क्या स्टूडेंट सोचेंगे कि सर सीरियस नहीं रहते हैं और कोई भी बैच स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं भैया ये हो गया वो हो गया। तो कभी कभी दुख भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है। और यहाँ पे सच क्या है ना, मेरे मतलब बहुत टेंशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि क्या सोचेंगे आप, और इस तरीके से बातें होती हैं। और मुझे डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रेस लेने के लिए। कुछ प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी मतलब बहुत सारा तो एकदम नहीं कह सकते, बट कुछ प्रॉब्लम है जिसको मतलब कुछ तबीयत ख़राब है और बहुत दिनों से मैं गोरखपुर एम्स से दवा भी चला रहा हूँ, बट उसके बारे में मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्या बताएं, टेंशन क्यों हुआ आपको, मुझे जो है वो है ही। तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस लेने के लिए मुझे मना किया गया है, फिर भी हो जाता है स्ट्रेस, अब क्या करें। बस इतना ही कहूँगा कि प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना हो पाता है इतना तो कोशिश करता ही हूँ दोस्त, और आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी एक अच्छी रणनीति के तहत आपकी तैयारी हम करा दें, और 1 से 1.5 महीने में ये फिर से पूरी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों को हम कंप्लीट करा दें, जिससे कि आप खुशी मन से आप कह सके कि हाँ भैया टॉपर बैच स्टार्ट आपने किया था तो अच्छे तरीके से आपने उसको कंप्लीट कराया। यही सपना है, देखते हैं ये सपना पूरा हो पाता है या नहीं, बट मुझे विश्वास है कि मैं पूरा करूंगा, जी जान लगा दूंगा मैं आपके लिए। देखिए, कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए, ये कल हम आपको टॉपिक कराएंगे, ठीक है ना, कल आपको बताएंगे हम फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो आएगा, भले ही केमिस्ट्री का कल दिन है, पर केमिस्ट्री की भी आएंगी शाम को 7 बजे, बट उससे पहले ही आ जाएगा, जिसमें हम फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बता देंगे। ठीक है ना, बीच बीच में आपके टॉपिक कराना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमें क्या बनाना है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर क्या करना है, विद्युत विभव। यहाँ पे अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बता दें। यहाँ पे हम 2-3 लाइन जो लिखे हुए हैं, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, उसका टेंशन आप न लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे कौन सा कलर ले लिए थे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले ये एक फिगर आपको तैयार कर लेना है। देख लीजिए, ये फिगर क्या है, तो एक और थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं, सॉरी, ये फिगर आपको तैयार करना है। चलिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ पे ये है। 2 बिंदु है, एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं ए बिंदु, एक दूसरा हमारा जो बिंदु है ये हमारा बी बिंदु है। ठीक है ना, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ,
ये हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इन दोनों पर, इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, इस वाले पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है 2l है, ठीक है ना, 2l है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है। इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु एक है जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं O। उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु है जो है P। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, हमने कहा माना दो बिंदु A व B हैं। सबसे पहली बात, माना दो बिंदु A व B हैं। A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बताइए, फिगर हमने जो आपको यहाँ से ही ना बोलकर आपको समझाया, यही बात हमने लिखा है। देख लीजिए, माना दो बिंदु A व B हैं, माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर क्रमशः आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिस पर क्रमशः आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है। अब देखिए फिगर में माइनस क्यू प्लस क्यू लिख दिए हैं, चलिए हम माइनस क्यू प्लस क्यू ही कर देते हैं। इसको हमने प्लस क्यू कर दिया, इसको हम माइनस क्यू कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम माइनस क्यू कर देते हैं। चलिए, तो एक क्या है, क्रमशः यहाँ पे ए और बी बोले थे ना, ए और बी है तो क्रमशः अगर हमने कह दिया यहाँ पे तो क्रमशः में मतलब ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश होना आवश्यक है। तो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है तथा उन दोनों आवेशों के बीच उदासीन बिंदु O है। इन दोनों आवेशों के बीच उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु से r दूरी पर, उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बताइए, इसी फिगर से ही तो हमने ये बोला ना, तो याद तो आपको हो ही जाएगा। चलिए, याद हो जाना चाहिए, याद होगा नहीं, याद हो ही जाना चाहिए और लिखना है आपको। और उसके बाद ये फिगर आपको बनाकर अच्छे तरीके से तैयारी आपकी करनी है। सबसे पहले अब हम क्या गणना करेंगे, सबसे पहले अब हम गणना करेंगे दो चीज का। सबसे पहली बात, एक चीज आप याद रखिएगा कि इन दोनों बिंदु मतलब ए और बी के बीच ये उदासीन बिंदु है O। ए और बी के बीच की दूरी 2l है, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए यहाँ से यहाँ तक की, ए से O तक की दूरी है l और यहाँ से O से B तक की दूरी है l, तभी तो l मिलकर 2l बने ना। ये बात आप समझ गए होंगे। ये जो उदासीन बिंदु, जो एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश उपस्थित है और इसी एकांक धन आवेश के कारण ही हमें विद्युत विभव का ज्ञान मतलब विद्युत विभव की गणना करनी है। अब जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सोचिएगा कि ये एकांक धन आवेश, सॉरी यहाँ पर अब थोड़ा जाहिर सी बात है सोचिएगा, क्या सोचना है आपको ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये एकांक धन आवेश इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश है, तो ये बताइए ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, मतलब एकांक धन आवेश है और ये भी धन है। तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में बल लगेगा। तो इसके लिए V प्लस क्यू लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो बल लग रहा है वही विभव है। तो यहाँ पे E प्लस क्यू मतलब V प्लस क्यू लिख दिए, मतलब प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव, और इसकी दिशा किस ओर है, इस ओर है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस क्यू है ना, तो ये वाला माइनस क्यू इस वाले आवेश को आकर्षण करेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस वाला प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षण करने के इस तरीके से चिन्ह दर्शा दिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा V माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, फिर इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ये दोनों गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या गणना कर लेते हैं सबसे पहले हम गणना कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब बिंदु P पर विभव,
बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब विभव का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q/R, यही ना विद्युत विभव का फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण, अभी ना हमने प्रूफ भी कराया था पीछे। तो यही विद्युत विभव की गणना करना है, तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे V = V प्लस क्यू, V प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव। अब V = हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q लिख देंगे, अब बाई R है, R मतलब दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, ये दूरी हमें टोटल पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो अगर हम टोटल में से R में से L को घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा, मतलब ये दूरी क्या है, तो R - L है। ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R - L, टोटल दूरी में से इतना दूरी को घटा दिए, R - L है, तो ये हम क्या लिख देंगे R - L, ये R - L हमने लिख दिया, तो ये हमारा निकल गया प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ये क्या निकल गया, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला हमारा निकल गया है। इसको आप समीकरण क्या कर लीजिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, ये हमारा निकल गया है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ये प्लस क्यू है, इसलिए प्लस आवेश के लिए निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस तो होता ही है। माइनस के लिए माइनस हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे के लिए अगर हम देखें तो दूसरे आवेश के लिए, दूसरा आवेश क्या है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो हम लिख देते हैं दूसरा माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ऐसे शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा माइनस क्यू के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V - Q, माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव इसकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू इंटू इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर P तक की दूरी चाहिए। अब यही सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, तो अगर हम टोटल ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, तो R और प्लस L अगर कर देते हैं तो ये टोटल दूरी निकल जाएगा, तो R प्लस L ये हमारा दूरी हो जाएगा, R प्लस L ये टोटल दूरी हो जाएगा। तो ये माइनस क्यू के कारण क्या निकल गया, विद्युत विभव का मान हमारा निकल गया है। ठीक है, तो दो चीजें निकल गया, एक प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव, एक माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब हमें जानना है परिणामी विभव निकालेंगे, तो हम परिणामी विभव में क्या करेंगे, परिणामी विभव या कुल विभव भी हम कह सकते हैं। परिणामी विभव क्या करेंगे, दोनों विभवों के हम जोड़ देंगे, तो दोनों विभव को जोड़ देंगे, परिणामी विभव निकल जाएगा। तो V = V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, मतलब V प्लस क्यू और V माइनस क्यू दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, अगर जोड़ कर देख लेते हैं जी, तो V प्लस क्यू का मान यहाँ से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, तो R माइनस L हो गया ये, फिर बीच में प्लस, ठीक है, और इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q बाई R प्लस L है, तो R प्लस L कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा निकल गया। अब समझिएगा बात को, अब बात को समझिएगा। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, अब आपका हो ही गया है ये फॉर्मूला। देखिए अब बात को समझिएगा, ये माइनस वाला है, इस वाले को माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, V = यहाँ से देखिए एक चीज हम काम कर लेते हैं, यहाँ से देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, दो है ना, तो इसको सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तभी भी हो नहीं पाएगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, चलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा, दूरी मतलब उतना ज़्यादा है नहीं जगह। चलिए आगे स्लाइड ले लेते हैं, आगे हम स्लाइड ले लेते हैं।
तो v इक्वल टू देखिए इतना ही पहले बात लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस एल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r माइनस एल। अब फिर से यहाँ पे प्लस देख लीजिए, यहाँ पे बता दें, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल है और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिखकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r प्लस एल लिखेंगे। तो यहाँ पे अब माइनस लिख देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r प्लस एल कर देंगे। ये हमारा निकल गया इतना। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इसमें भी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इसमें भी है, इनको कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू q, ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, इधर क्या बचा, 1/r माइनस एल बचा। तो r माइनस एल हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस, इधर भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q निकल गया है, तो इधर केवल 1 बचा और r प्लस एल बचा, r प्लस एल, यही ना बचे जी, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर से समझिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q है तो q हमने लिख दिया। अब इन दोनों का लॉसा ले लेते हैं, तो r माइनस एल इंटू क्या हो जाएगा, गुणा में r प्लस एल, ये हो गया। r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, r प्लस एल है तो ये r प्लस एल, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल, r माइनस एल है 1 में गुणा करेगा तो ये r माइनस एल हो जाएगा, इतना हो गया। फिर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसको अगर हम आगे देख लेते हैं तो एक बात हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू क्या होता है a प्लस बी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी देखिए a माइनस बी, अगर r को a माने और l को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके इतने के जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इतने के जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इतने के जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम दोनों के जगह पर हम लिखें तो ये r स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया, समझ रहे हैं ना कैसे हमने लिखा, इस फॉर्मूले की सहायता से। चलिए उसके बाद ऊपर अगर हम देखें तो ये r प्लस एल है, ये माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब माइनस वाला अंदर वाले को प्लस कर देता है, तो ये माइनस ये प्लस एल हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये माइनस इस वाले को प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस आर से ये प्लस वाला आर कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बचा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बच गया है। और इधर क्या बचा, देखिए एक एल 2 एल है तो 2l हम लिख देते हैं, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो ये हमने लिख दिया, इतना लिख दिया ना। चलिए आगे हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडलिंग टाइप से कर देते हैं जी। चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर ले तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में, तो 2ql हो जाएगा, 2ql हो गया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि r स्क्वायर है ना, वो बहुत ही बड़ा है l स्क्वायर की तुलना में, इसीलिए l स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, इस l स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो नीचे क्या यहाँ पे बचा, नीचे ओनली बचा r स्क्वायर बचा। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2ql होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2ql के जगह पर P भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम P लिख देते हैं। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर P और इसके जगह पर r स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला प्रूफ। तो ये हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देख लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिए ना। अब इसका भी ले लीजिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्त।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्योंकि अभी बहुत सारे डेरिवेशन देखने हैं। हमने कहा था पहले ही इस चैप्टर में सबसे अधिक डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था। तो चलिए आते हैं अगला हमारा, देखिए डेरिवेशन किस प्रकार किया जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत विभव मतलब भी का मान शून्य होता है, ये हमें प्रूफ करना है। किसके लिए? निरक्षीय स्थिति पर। तो चलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे भी पूछा जाता है, इसलिए हेडिंग हमने दे दिया है। अब यहाँ पे 2-3 लाइनें जो लिखी हुई है उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, उसको अभी हम बता देंगे। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बता दें हम। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 बिंदु है। सबसे पहले डेरिवेशन के लिए थोड़ा फिगर समझना अनिवार्य है, समझिए। यहाँ पे 2 बिंदु है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है हमारा B, ठीक है। A बिंदु पर प्लस Q आवेश है, B बिंदु पर माइनस Q आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2L है, ठीक है। इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है जिसे उदासीन बिंदु भी कहते हैं O। उदासीन बिंदु से R दूरी पर, उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर एकांक धन आवेश उपस्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। कहाँ से? बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस वाले को इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है, इसको, और इस वाले को ऐसे, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, हमने क्या क्या बताया, समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। माना 2 बिंदु A व B है जिस पर क्रमशः प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश उपस्थित है। तो माना 2 बिंदु A व B है और इन दोनों पर क्रमशः प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश उपस्थित है। फिर यहाँ पे लिखा गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है। उन दोनों आवेशों के बीच का उदासीन बिंदु O है, और इन दोनों बिंदुओं का उदासीन बिंदु क्या है? O है, ठीक है। उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक क्या है? एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव की गणना करनी है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए याद करते हैं कि इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। और फिर से इस माइनस Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, शॉर्ट में हमने लिख दिया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमने लिख दिया P पर विद्युत विभव। अब देखिए हम विद्युत विभव का फॉर्मूला जानते हैं, ये हम लिख देते हैं। अच्छा, ये प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो V प्लस Q भी लिख सकते हैं, या इसको मान लेते हैं V1, और इस माइनस Q के कारण इस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको मान लेते हैं V2, ऐसा मान सकते हैं ना। तो इसके चलिए V1 हम मान लेते हैं, तो V1 लिख देते हैं। V1 इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q प्लस Q के लिए याद कर रहे हैं तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, Q/R। अब दूरी क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, A से लेकर P तक, AP हम कह देंगे, AP दूरी है। तो ये हमारा हो गया जी। तो ये हमारा हो गया, समझ रहे हैं। अरे भैया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का ये फॉर्मूला हमने बताया था कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए सूत्र किया था, यही तो लगाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो रख दिया। R केवल है, R दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, तो A से लेकर P तक की दूरी AP हमने ऐसे कर दिया, तो AP हो गया, तो AP हमने लिख दिया है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया।
ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही हम कर लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो माइनस क्यू के लिए V2 लिख देंगे, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू के लिए माइनस क्यू, और यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से PB या BP लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, तो हम लिख देते हैं BP लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमारा दूरी हो गया, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ये माइनस क्यू के कारण, सॉरी प्लस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू के कारण। जब दोनों हमने ज्ञात कर लिया तो एक चीज हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, क्योंकि एक चीज हम देख रहे हैं कि जो हमारा AP की दूरी है, जो ये दूरी है ना, वो ए दूरी के बराबर है, BP दूरी के बराबर है। बताइए दोनों दूरी बराबर है कि नहीं, इक्वल ही है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या है कि जो AP है ना वो BP के बराबर है, जो AP है वो क्या है, BP के क्या है, बराबर है। चूंकि हम ये जानते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है, बिल्कुल AP है वो BP के बराबर है ना, तो बराबर है, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम जानते हैं AP है वो BP के बराबर है है ना, तो अब हम परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव किस तरीके से निकालते हैं, दोनों विभवों को जोड़ देंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यही ना होता है जी, V1 प्लस V2 यही होता है। तो ऐसा ही करेंगे, तो V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP, अब प्लस B2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई BP। ये हो गया, दोनों हो गया ना। अब देखिए ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q AP, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ओनली Q हो जाएगा, और ये BP हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस यहाँ पे कर दिए, तो ये हट गया ना। अब आप इतनी बात जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है, जो ये AP है वो BP के बराबर है। तो देखिए शेष 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है, और AP BP के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, इनके बीच माइनस है, तो ये 4 से ये -4 कैंसिल हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये इससे ये वाला टोटल कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ओनली V का जो मान आया वो क्या आया, 0 आया। क्या आया जी, 0 आया। तो ये हमारा क्या निकल गया, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान 0 आता है, ये निकल गया हमारा। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और सबसे ज़्यादा डर मुझे जानते हैं किस बात का लग रहा है, समझ में तो आ जाना चाहिए, इतना मेहनत में कर रहा हूं तो ये तो बात है ही। डर मुझे इस बात का लग रहा है, पता नहीं अच्छी तरीके से वॉइस मेरी आ रही होगी, नहीं आ रही है ना, और वीडियो अच्छा तरीके से बन तो रहा है ना, इसी बात को मुझे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मेहनत इतना कर रहे हैं, पूरी तरीके से हालत ख़राब है। ठीक है, आपको कैसे बताएं हम, यही वीडियो थोड़ी ना बनाना होता है, और भी क्लासेस लेनी होती है दोस्त एक दिनों में। अब पूरी प्रेजेंटेशन PPT बनाने में भी, क्वेश्चन को ढूंढने में, इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत मेहनत लगता है। सुबह से मैं उठता हूँ ना, उसी समय से लग जाता हूँ, अब मैं शाम हो जाता है मुझे काम करते करते। मेरी अम्मी जो है वो गुस्सा हो जाती है, अरे बाबू सामान कुछ आएगा कि नहीं। ठीक है, राशन मतलब खाने के लिए कुछ भी सब्जी है जो भी है मार्केट से लाना तो पड़ता है मुझे। ठीक है, घर पे तो मेरे छोटे भाई है नहीं, वो पढ़ने चले गए हैं, तो जो भी है घर का कार्य मुझे भी करना पड़ता है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है, पढ़ाना भी है आप सभी को, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्या करें दोस्त, मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता
मैं नहीं चाहता कि आपका कोई कम नंबर आए या आपको ऐसा लगे कि भैया आपने अच्छे तरीके से तैयारी हमारी नहीं कराई, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा नंबर लाएं, आप खुश रहें और आप अपने इतना मेहनत कर लें और यहाँ से पढ़कर विश्वास रखें कि आप अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। और कोई स्कूल में भी जाएं तो पता चले कि हाँ आप इस चैनल से पढ़ते हैं, कि इतना अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें याद हैं, आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठा हुआ है। परिभाषा कोई पूछ दे तो तुरंत आप बता दें, बनाकर कैसे हमने बताया है इस तरीके से हम समझाते हैं। जो फिगर से हो सके फिगर से, जो न्यूमेरिक फॉर्मूले से हो सके फॉर्मूले से, तो ये सब हम बताते हैं। उस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। अदर जो होगा देखा जाएगा। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला हम कहेंगे ना, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार। तो इसके लिए स्पेशल मैं कहूँगा इसको तैयार कर लीजिएगा 5 मार्क्स में। इसके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर का सबसे, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, तो यही वाला है, ठीक है। ये मैं कह दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमसे कहा गया है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक देख लेते हैं जी। देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है इसको अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल याद रखेंगे सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, ये चलिए नहीं लिखा गया था। अब हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं, उस फिगर को समझ जाएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप फिगर को समझिएगा, डेरिवेशन है ना, फिगर समझना अनिवार्य है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 समांतर प्लेट हैं, 2 समांतर, यहाँ पे 2 समांतर क्या हैं? ये 2 समांतर प्लेट हैं, 2 समांतर प्लेट ए और बी हैं, ठीक है ना। 2 समांतर प्लेट ए और बी हैं, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो dx है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? dx है, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता दूं कि ए प्लेट पर, ये जो ए प्लेट है इस पर प्लस क्यू आवेश देने पर, ए प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो जाहिर सी बात क्या होगा? ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस पर, ए प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, और जस्ट इसमें इसके कारण इस पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश, मतलब इसके इस साइड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, इसके जस्ट विपरीत साइड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। अब ये संधारित्र है तो इसको हमने क्या किया है? इसको पृथक्कृत कर दिया है, पृथ्वी के साथ इस तरीके से जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, जहाँ विभव का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। एक और चीज याद रखेंगे, इस जो ये हमारा समांतर प्लेट है इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो है a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स भी दिखा देंगे कि इस तरीके से विद्युत फ्लक्स इस तरीके से निकल रहे हैं, जिसके कारण आवेश यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे, जैसे हमने इस प्लेट पर प्लस आवेश दिया तो इसका आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, और इस प्लेट, ये ऋणात्मक प्लेट है तो इस पर जो आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ वो माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। ये 3 चीजें, ये सबसे पहले फिगर ही समझना अनिवार्य है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आई है तो फोकस करके इसको समझ लीजिए। पहले मैं कहूँगा इस फिगर को ही आप समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, समझिएगा। लिखा क्या है? माना 2 समांतर प्लेट ए व बी हैं। देखिए, माना 2 समांतर प्लेट ए व बी हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है, 2l, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। तो जिनके बीच की दूरी 2l नहीं भैया, d कर लीजिए, यहाँ पे 2l नहीं होगा, जिनके बीच की दूरी d है, जिनके बीच की दूरी d है, तथा प्लेटों पर प्लस आवेश, प्लेटों पर प्लस आवेश देने पर प्लेट ए पर धनात्मक आवेश और बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या है कि प्लेट, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लेट पर प्लस आवेश देने पर, प्लेट ए पर प्लस आवेश देने पर प्लेट ए पर धनात्मक आवेश और प्लेट बी पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही बात कहा गया। ए का आवेश घनत्व सिग्मा, ए प्लेट है इस पर आवेश घनत्व सिग्मा, और बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, और बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है।
इतनी बात आप बोल देंगे, जाहिर सी बात है इतनी बात तो कोई भी स्टूडेंट बोल ही देंगे, इतनी बात बोल देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ लेते हैं। तब अब हम गणना स्टार्ट करें, इतना लिखकर ये फिगर बना दीजिएगा। अब हम गणना ये करते हैं, चूंकि सबसे पहली बात हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत विभव नहीं, हम एक धारिता का फॉर्मूला जानते हैं कि धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना जी, पहले से ही हम जानते हैं धारिता का फॉर्मूला ये होता है, तो C इक्वल टू Q/V होता है, ये हम जानते हैं, इसको याद रखेंगे। फिर अब हम इनको क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा हमारा काम ये रहेगा कि इन दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। मतलब दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, तो हम लिखेंगे समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, देखिए आप गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया है कि आयताकार चादर के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमने बताया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बताया था E इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक आयताकार चादर की तरह का ही प्लेट है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो यही फॉर्मूला होगा। तो आवेश घनत्व है, तो यहाँ पे दो आवेश घनत्व है, एक सिग्मा एक माइनस सिग्मा, तो दोनों आवेशों घनत्व का हम क्या कर देंगे, दो ये आवेश घनत्व, एक सिग्मा है एक माइनस सिग्मा, दोनों आवेशों घनत्व का अंतर हम लिख देंगे, और 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तो 2 एप्सिलॉन नॉट हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से ये आया है, दूसरे अनुप्रयोग से। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर दें तो E इक्वल टू सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएंगे और ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बताइए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे दोस्त। अब जब कैंसिल हो गए तो देख लीजिए क्या मिलते हैं देख लीजिए क्या मिलते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो E का जो वैल्यू निकला, E का वैल्यू यहाँ पे लिख दें, चलिए नीचे लिख देते हैं, E का जो वैल्यू निकला ना, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, E का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, σ/ε नॉट, σ/ε नॉट। तो ये हमारा वैल्यू निकला, ठीक है ना। मतलब क्या है, दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/ε नॉट होता है। इतनी बात हमने लिख दिया। अब जब इतना हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना कर लिया तो अब हमारा काम है कि इन दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करना, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे तब प्लेटों के बीच विभव, तब अब हम गणना करेंगे प्लेटों के बीच विभव की गणना करेंगे। तो विभव V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच विद्युत विभव V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी लिख सकते हैं। ये बताइए, ये एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है, आप लिख सकते हैं देखिए ये कहाँ से फॉर्मूला आया मैं बता दे रहा हूँ। एक चीज हमने पढ़ा हुआ है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये ज्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कहाँ से फॉर्मूला आ गया, सर विद्युत विभव का तो कभी फॉर्मूला नहीं बताया, V इक्वल टू E इंटू डी। तो हुआ क्या है समझिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बिल्कुल सही बात है, आप समझिएगा। ये जो कार्य है तो हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो कार्य के बराबर होता है ना। तो ये बताइए W की जगह पर हम V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो V लिख दिया। एक चीज हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल के बराबर होती है, तो ये F की जगह पर हम E लिख सकते हैं और इंटू D है तो D लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये इसी फॉर्मूले से आया है।
ये क्या, ये जो ई जो होता है हमने बताया है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस फॉर्मूले से आया कि जो ई होता है वो एफ के बराबर होता है, तो एफ के जगह पे ई लिखा। ये भी जो डब्ल्यू के बराबर कैसे, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, कार्य वो विद्युत विभव कहलाता है। तो ये हमने विद्युत विभव के फॉर्मूला से लिखा, V इक्वल टू जो होता है W के बराबर, तो W के जगह V भी लिख सकते हैं, तो वही ये लिखा है V इक्वल टू E इंटू डी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आ रहे हैं ये सभी। अब देखिए अगर हम इसका वैल्यू रखें तो V इक्वल टू ई का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है तो डी हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये अब हमारा यहाँ पे वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू हो गया ना। अब देखिए अब ये आपका हो ही गया है लगभग। अब यहाँ पे एक चीज़ हम जानते हैं, एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे जो है, इस पेन से लिख दे रहे हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बराबर, आवेश घनत्व क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना। मत सॉरी, आवेश बराबर होता है, मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मतलब चूंकि एक बात हम जानते हैं, हम जानते हैं ये रेखीय आवेश, आवेश घनत्व, ये दो फॉर्मूला हम पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो ये हम जानते हैं चूंकि कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर आवेश घनत्व और उनके बीच का क्षेत्रफल होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये देख लीजिए Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है। तो यही Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है ना, ये आप याद रखेंगे, ये हम जानते हैं। तब अब समझिएगा, अब समझिएगा, हम जो धारिता, चूंकि हम जानते हैं धारिता C इक्वल टू क्यू है भी, तब हम लगाएंगे, तब धारिता, धारिता धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी है, तो क्यू बाई भी लिख दिए। अब समझिएगा ये C इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं C इक्वल टू, और C इक्वल टू क्यू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए लिख दिए। अब भी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, तो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सॉरी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ऊपर चला गया तो देखिए क्या बनाता है, ऊपर गया ना तो ये C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या ओनली D बचा तो ये D हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और यही हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले फटाफट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम दोस्त। जान लगा देंगे, जान, ठीक है ना, पहले मैं कह दे रहा हूं, जान लगा देंगे, जितना हो सकेगा मेहनत हम करते हुए चलेंगे। आज तक मतलब इतना ज़्यादा कभी स्ट्रेस हमने लिया नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, पहली बार इतना ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। आज से 3 साल से मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ, बट लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, बट इतना ज़्यादा मैंने स्टूडेंटों के प्रति मेहनत नहीं किया जब जो अभी मैं कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मेहनत का जरूर थोड़ा सा ही सही बट जरूर इसका सम्मान करेंगे आप, और सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। बस इतना ही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, फ्री में ही है, फ्री ज्वाइन करना है, जहाँ पर जो भी आवश्यक सूचना हो, आवश्यक PDF हो, आवश्यक क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट वाले, इंपॉर्टेंट वीडियो हो, उस सभी का नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, इंस्टा पे में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए एक और आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, जो कि अंतिम डेरिवेशन है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे वीडियो का, ठीक है ना। चलिए अंतिम डेरिवेशन है आवेशों का, देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं आवेशित संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या बताया गया, U इक्वल टू हाफ CB², ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके बता देते हैं कैसे होता है, क्या होता है। ठीक
ठीक है। चलिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे परिभाषा में लिखा है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला परिभाषा होता है कि संधारित्रों का औसत विभव, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि संधारित्र का औसत विभव तथा संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है औसत विभव, औसत विभव गुणे कुल आवेश, औसत विभव गुणे कुल आवेश, ये आप याद रखेंगे। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू औसत विभव गुणे कुल आवेश होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, यहीं से हम परिभाषा कर रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं कि किसी संधारित्र का औसत विभव तथा उस संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं, यही बात लिखा गया है, किसी संधारित्र का औसत विभव तथा संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश का गुणनफल को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात समझ के चलिए, इसके बाद मैं बता दूं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। और औसत विभव है, औसत विभव क्या होता है, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2, यही तो औसत विभव है। प्रारंभिक विभव 0 होता है, अंतिम विभव हमारा V है और बाई 2 कर दिए, और गुणे ये Q क्या है, आवेश है। तो अगर इसको हम निकाल के लिए चलें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया हाफ, ये 1/2 को नीचे बाहर निकाल ले रहे हैं, अरे कुछ नहीं है तो 1/2 ये बाहर निकल गया, और ये क्या हो गया, V × Q हो गया। तो ये एक हमारा फॉर्मूला निकल गया संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, U = हाफ क्या निकल गया, हाफ V × Q निकल गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज आप याद रखेंगे, चूंकि हम जानते हैं संधारित्र, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ साइड में, संधारित्र C = हम जानते हैं Q/V होता है, ये हम जानते हैं ना, संधारित्र C = Q/V होता है। अगर हम केवल यहाँ पे Q का मान निकालें, इस Q का, ये V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो C × V निकल गया। तो एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, Q का केवल मान निकाले हैं तो। अगर हम यहाँ से ये V का मान निकालें तो V इधर आएगा, V इधर आ जाएगा, ये C इधर आ जाएगा, तो मतलब V का मान निकाले ना तो Q/C हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये ही दो फॉर्मूला हमें रखना है। इस फॉर्मूले से निकाला है, संधारित्र की धारिता से फॉर्मूला निकाला है, C = Q/V होता है। एक हमने Q का मान निकाले, एक हमने V का मान। सबसे पहले इस V के मान को V के जगह पर Q/V रखते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, V = क्या होता है, Q/C होता है, तो इस मान को हम यहाँ पे रख दें तो क्या निकलेगा हमारा, U = हाफ, और V के जगह पर क्या लिख देंगे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव है ना, तो V के जगह पे हम क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, Q/C, तो Q/C हो जाएगा, × Q है तो Q हमने लिख दिया, Q में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, और Q²/C हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। ये दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, एक तो हमारा स्थितिज ऊर्जा U = हाफ V × Q, एक ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं। दूसरा एक हमारा ये फॉर्मूला भी निकल गया, U = हाफ Q²/C, एक ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वो क्या है, इस फॉर्मूले से। ये तो हमने V का मान रखा था। अब हम देखिए, अब यहाँ से हम Q का मान लिखते हैं, Q = C × V होता है ना, तो चूंकि हम ये भी जानते हैं Q = C × V होता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, C × V होता है, ये हम जानते हैं ना। तो इस फॉर्मूले पे, इस वाले में Q के जगह पर रखते हैं, तो देख लेते हैं U = क्या निकलते हैं, U = हाफ V × Q है, तो Q की जगह पर हम CV लिख देते हैं, C × V लिख दिए। U = क्या निकल जाएगा, हाफ हो जाएगा,
ये c हो गया, भी में गुणा करेगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला निकल के एक ये u इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, तो एक तीसरा ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये स्थितिज ऊर्जा का हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों याद रखेंगे। हमें क्या कहा था, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर सिद्ध करना है। देख लीजिए, u इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर सिद्ध कर दिए ना। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इतना ही कहूँगा दोस्त कि मैं यही प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि वीडियो अच्छे तरीके से बन गया हो, अच्छे से एडिट होगा, अच्छे से आपके पास अपलोड हो जाए, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और प्यार दें, सपोर्ट दिखाएं, यही मैं चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टॉपर नोट्स जरूर लीजिएगा। ओनली आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ही ओनली लेते हैं तो ओनली 199 में मिल जाएंगे, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी लेना है तो वो 249 में मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। इससे पहले वाले चैप्टर का भी हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।